हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट 3 अकाउंटेंसी में हमने रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में जाना और वाउचर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई किया। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है ये हमने जान लिया है। टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या क्या है ये सब कुछ हमने देख लिया। वाउचर क्या होता है, वाउचर का टाइप्स क्या होता है, ये सब कुछ हमने जान लिया है। एक आपका रह गया था कंपाउंड वाउचर, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे भी। तो कंपाउंड वाउचर क्या होता है, जो आपका डेबिट वाउचर होता है और क्रेडिट वाउचर दोनों का मिक्सचर होता है, उससे हम कंपाउंड वाउचर कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अ कंपाउंड वाउचर शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेंट्स मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और विच कंटेंट्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर को भी आपका दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका डेबिट वाउचर और दूसरा है आपका क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर को आप कह सकते हैं अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। एंड क्रेडिट वाउचर को आप कह सकते हैं अ डॉक्यूमेंट शोइंग अ ट्रांजेक्शन दैट कंटेन्स मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। तो आप कंपाउंड वाउचर दोनों का, डेबिट वाउचर एंड क्रेडिट वाउचर का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे आपका एक न्यू चैप्टर यूनिट 3 में, वो है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन। तो ये आपका सबसे पहला चैप्टर है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे बेस्ड है। इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन को सबसे पहले हम इसके इक्वेशन को समझेंगे और फिर इसके एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि हमको उस इक्वेशन का प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन, सबसे पहले आप अकाउंटिंग कर रहे हो और अकाउंटिंग जब आपका क्लास 10th में नहीं था, आपने क्लास 11th से स्टार्ट किया है कॉमर्स की पढ़ाई। अब जिसमें आपका जो पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो क्लास 10th में हमने मैथमेटिक्स पढ़ा था और मैथमेटिक्स में हमने प्लस और माइनस किया था। यहाँ पर जब आप पढ़ाई करोगे, जब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, तो प्लस और माइनस में ना करके आप डेबिट और क्रेडिट में करोगे। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक आपका डेबिट होगा और दूसरा आपका क्रेडिट होगा, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो एक आपका डेबिट होगा, दूसरा आपका क्रेडिट होगा। यही डेबिट क्रेडिट हम आगे में करेंगे। लेकिन आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा था और मैथमेटिक्स में आपने प्लस और माइनस सीखा है। तो हम लोग स्टार्ट डायरेक्टली डेबिट या क्रेडिट से ना करके पहले आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन प्लस और माइनस होता है, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद हम आपका जब जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे तब डेबिट क्रेडिट। फिलहाल आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस तरीके से प्लस और माइनस होता है। हालांकि अकाउंटेंसी में हम प्लस और माइनस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि डेबिट और क्रेडिट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि आप क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में पहले हम प्लस और माइनस करके ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का दूसरा नाम है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस्ड है, यानी हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है आपका, उसमें एसेट जो है, हम आपको पूरा एसेट पढ़ा चुके हैं। यूनिट 1 में आपको एसेट के बारे में हम पढ़ाए हैं। तो एसेट जो है वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के। इस बात को हम समझते हैं थोड़ा, फिर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरीके से आपका जो है, यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, और किस तरीके से बिजनेस का जो एसेट है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होता है। पहले हम आपको फॉर्मूला को समझाएंगे। देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले एसेट परचेस करना होता है। आप बिना एसेट परचेस किए, फिक्स एसेट परचेस किए आप बिजनेस नहीं चला सकते हो। सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फिक्स एसेट बनाना होगा, अपना कुछ एसेट को क्रिएट करना होगा। बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, आपको एक पीस ऑफ लैंड चाहिए, आपको ज़मीन का एक टुकड़ा चाहिए जहां पर आप बिजनेस करोगे। आप हवा में बिजनेस नहीं कर सकते, आपको एक ज़मीन का टुकड़ा, एक हिस्सा चाहिए जहां पर आप अपना बिजनेस को सेटअप करोगे। तो सबसे पहले आप फिक्स एसेट में लैंड परचेस करोगे।
क्या परचेस करोगे? लैंड, जो कि बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। तो लैंड क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। अब आप खुले में व्यापार जो है बिजनेस नहीं करोगे, आपको इसके लिए बिल्डिंग बनाना होगा, आपको बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो लीजिए, ये मान लो आपका बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। तो ये बिल्डिंग भी जो है वो क्या है? एसेट की कैटेगरी में आता है, एसेट है ये। अब लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये दोनों एसेट है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी से तो बिजनेस चलेगा। अगर लैंड नहीं होगा तो बिजनेस करोगे कहाँ? बिल्डिंग नहीं होगा तो आप खुले में आप तो बिजनेस कर नहीं सकते हो। आप ही स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो किसी न किसी बिल्डिंग के अंदर बैठते हो, ना कि आप खुले में बैठा दिया जाता है आपको। तो बिजनेस करने के लिए भी जो है वो एक बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है। इसके बाद मान लो आप यहाँ पर प्रोडक्शन करोगे तो आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगा। सिर्फ लैंड और बिल्डिंग से काम होगा नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए आपको मशीन चाहिए होगा। मान लो प्लांट एंड मशीनरी ये आपने परचेज किया, इसकी मदद से भी बिजनेस चलेगा और बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस चलेगा और प्रॉफिट कमाएगा। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी है वो भी बिजनेस के लिए एसेट हुआ। क्लियर है बात? इसके बाद यहां पर एम्प्लॉयज एंड वर्कर बैठेंगे कहाँ? खड़े होकर तो काम करेंगे नहीं। एम्प्लॉयज के लिए, मैनेजर के लिए, वर्कर के लिए फर्नीचर का रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस में। फर्नीचर भी क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। फिर कंप्यूटर वगैरह का काम आएगा सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। तो बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, लैंड हो गया, ये सब कुछ जो है वो बिजनेस को चलाने में और प्रॉफिट को कमाने में मदद करेगा, इसीलिए ये बिजनेस का एसेट है। अब जब इसमें से मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल का रिक्वायरमेंट होगा। जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होगा वो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको मोटर व्हीकल रखना होगा, ट्रक वगैरह रखना होगा जो कि सामान को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये ट्रक भी बिजनेस को चलाने में, प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। तो भी ये भी बिजनेस का एसेट है। यानी लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, मोटर व्हीकल हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, ये सब कुछ क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। और ये एसेट जो है वो फ्री में नहीं आ जाएगा, इसको परचेज करना होगा, खरीदना होगा। तो देखो, ये सब कुछ क्या है? बिजनेस के लिए एसेट है। मान लो ये सारा एसेट टोटल जो है वो 10 लाख रुपए का है। ये सारा जो एसेट है वो 10 लाख रुपए का है। ये बिजनेस का एसेट हो गया और ये 10 लाख रुपीस का एसेट है। अब जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस का ऑनर होगा, मान लो कि ये बिजनेस का ऑनर है, ये इसको बिजनेस चलाना है और ये एसेट जो परचेस किया गया है, जाहिर सी बात है कि इसके पॉकेट से सारा पैसा नहीं गया होगा, या हो सकता है कि इसके पास 10 लाख एसेट परचेस करने की कैपेसिटी ना हो। ये अपने पॉकेट से मान लो इसमें से 7 लाख रुपया लगा सकता है अपने पॉकेट से। ये जो बिजनेसमैन है वो कितना पैसा लगा सकता है? 7 लाख रुपए। यानी 10 लाख के एसेट को परचेस करने के लिए ये जो ऑनर है इसके पॉकेट में मात्र 7 लाख रुपया ही है। तो ये जो ऑनर अपने बिजनेस में जो भी लगाता है, चाहे कैश लगाए, एसेट लाए या गुड लेकर के आए, जो भी लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। यानी ऑनर जो बिजनेस में कैश इन्वेस्ट करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल बोलते हैं। यानी बिजनेस में जो ऑनर का हिस्सा होता है या जो ऑनर का अकाउंट होता है उसको हम कैपिटल के रूप में जानते हैं। तो ये 10 लाख के एसेट में से ये ऑनर ने 7 लाख रुपए अपने पॉकेट से दिया। तो इस ऑनर ने बिजनेस में पैसे को इन्वेस्ट किया कितना? 7 लाख रुपया। तो ये 7 लाख क्या कहलाएगा? कैपिटल, क्योंकि ऑनर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो यहां पर बिजनेसमैन ने 7 लाख रुपए लगाया, 10 लाख में से 7 लाख जो है वो ऑनर ने लगाया, जिसको हम कैपिटल कहते हैं। बाकी कितना बचा? 3 लाख रुपए का और रिक्वायरमेंट था इस एसेट को परचेस करने के लिए। तो इस ऑनर ने हो सकता है कि बैंक से या किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया होगा
बाहर वाले से पैसा लिया होगा, क्योंकि इसके पास तो कैपेसिटी कदम है, इसके पास तो मात्र 7 लाख रुपए है। तो बाकी बचे हुए अमाउंट को कलेक्ट इसने बाहर से किया होगा, बैंक से लोन लिया होगा, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया होगा, जिसको ये लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी है, चुकाना होगा इसको पैसे को। तो बाहर वाले से जो इसने अमाउंट कलेक्ट किया, वो कितना कलेक्ट किया? एसेट को परचेस करने में 3 लाख रुपए का। ध्यान से बात समझिएगा, 10 लाख को के एसेट को लेने के लिए ऑनर ने 7 लाख दिया, और बाहर, जिसको हम कैपिटल कहते हैं, और बाहर वाले से, आउटसाइडर से 3 लाख रुपए लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज। हालांकि जो आपका कैपिटल है वो भी इंटरनल लायबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपका ये कहता है कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग होता है, इसीलिए कैपिटल हो गया इंटरनल लायबिलिटी, क्योंकि ऑनर जो है बिजनेस के अंदर का है, और जो बाहर वाले से पैसा लिया उसको हम आउटसाइड लायबिलिटी, या यहाँ पर हम इसको लायबिलिटी लिखेंगे, तो यहाँ पर लायबिलिटी है 3 लाख। इंटरनल लायबिलिटी 7 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है या आउटसाइड लायबिलिटी 3 लाख है। तो यहां पर 10 लाख के एसेट को परचेस करने में 7 लाख रुपए ऑनर ने दिया, जिसे हमने कैपिटल कहा, और 3 लाख रुपए बाहर से लोन के फॉर्म में लिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं? लायबिलिटीज कहते हैं। तो आप देखो, एक फॉर्मूला आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। बिजनेस का एसेट 10 लाख है, जो कि बराबर है, इक्वल है किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर है। तो फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो भी बिजनेस में एसेट परचेस किया गया है, ये एसेट मान लो 10 लाख का है, ये जो 10 लाख है कैपिटल और प्लस लायबिलिटी से बना हुआ है, यानी ऑनर के पैसे से और आउटसाइडर के पैसे से ये 10 लाख का एसेट बना गया है। अब ये एसेट जो है वो ऑनर के पास है, यानी कि बिजनेस जो है इसमें इतना एसेट है, चाहे ऑनर का पैसा लगा हो, चाहे वो आपका आउटसाइडर का पैसा लगा हो, ये सब कुछ बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी है, बिजनेस के पोजीशन में है, बिजनेस के अधिकार में है। क्लियर है? तो ये कहलाएगा बिजनेस का एसेट। भले ये आउटसाइड लायबिलिटी बाहर से लिया गया है, लेकिन फिर भी ये अधिकार क्षेत्र में किसका आता है? ऑनर का। ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो हमेशा एसेट जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्लियर है बात? तो ये आपका कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, या इसको आप बैलेंस शीट इक्वेशन भी कह सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट भी जो बनता है, जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, बताता है, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, इसी फॉर्मूले पर आधारित होता है। तो इसीलिए हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, या इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, और ये इक्वेशन किस पे बेस्ड है? तो याद करिए, हमने यूनिट 2 में बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ा था, जिसमें हमने डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को पढ़ा था, यानी हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, और हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, और डेबिट क्रेडिट हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो देखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा और हमेशा बराबर होगा, यानी एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के हमेशा इक्वल होना ही है, ये कभी भी डिसमैच नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान में रखना। चलिए अब एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इस पर। चलिए सबसे पहले हम एक डीके गोयल के बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 पहले आप समझने के लिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है आपका यहाँ पर सो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन।
तो बैलेंस शीट भी इसमें प्रिपेयर करने कहता है, कोई बात नहीं, इसमें बैलेंस शीट भी हम प्रिपेयर कर लेंगे। सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है आपका मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा ट्रांजेक्शन। इसके बाद ये है आपका, देखिए आपको फॉर्मेट समझा देते हैं। ये आपका ट्रांजेक्शन का एक है कॉलम। इसके बाद यहाँ पर हम एसेट जो है इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, इस तरीके से हम लिख देंगे। जितना भी एसेट होगा वो एसेट साइड में लिखाएगा, जो भी आपका लायबिलिटी होगा और कैपिटल है वो दूसरे साइड में आपका लिखा जाएगा, इज इक्वल टू के दूसरे साइड में। तो सबसे पहला आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कहता है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलिए यहां हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखेंगे, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000। 80,000 से बिजनेस के ऑनर ने, बिजनेस के मालिक ने स्टार्ट किया बिजनेस को। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो कैश आया बिजनेस में 80,000 रुपये, वो बिजनेस का एसेट बढ़ा। अब देखो यहाँ पर आपको हम समझाते हैं, यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ऑनर है। इसने, यानी ये बिजनेस का ऑनर में कौन है, ये अभी के हिसाब से ये मुकेश है। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 80,000 रुपये बिजनेस में लगाया। देखिए अब मुकेश और बिजनेस दोनों अलग अलग है अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, दोनों अलग अलग हैं। तो 80,000 रुपये बिजनेस में पैसा आया। आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। तो यहां पर बिजनेस में क्या हुआ, 80,000 रुपये आया, कैश आया, तो आप एसेट साइड में यहां लिखना कैश, और कैश कितने से बढ़ गया, यहां करोगे प्लस। बिजनेस में कैश कितने से बढ़ा, 80,000 रुपये से कैश बढ़ गया, बिजनेस में बढ़ा। और बिजनेस में जो ऑनर का पैसा होता है, यानी जो मुकेश का पैसा है, ये क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। 80,000 रुपये तो बिजनेस के लिए, बिजनेस में जो पैसा है उसको क्या बोलेंगे आप, कैपिटल बोलेंगे। तो एक तरफ बिजनेस का कैश बढ़ा और दूसरी तरफ क्या बढ़ गया, दूसरी तरफ जो है वो आपका कैपिटल भी इंक्रीज कर गया। कितने से, 80,000 से। देखिए सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है दोनों बिजनेस और जो मुकेश बिजनेस का ऑनर है वो दोनों अलग अलग है। 80,000 रुपये आपको जो सोचना है, जिस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो 80,000 रुपये आया बिजनेस में कैश बढ़ गया, बिजनेस में कैश इंक्रीज किया, प्लस कर दिए, प्लस माइनस के फॉर्म में अभी आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद बिजनेस जो है, चूंकि मुकेश या बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है, तो ये जो है बिजनेस में कैपिटल के फॉर्म में 80,000 रुपये बढ़ा। तो बिजनेस का लायबिलिटी भी बढ़ गया 80,000 से, क्योंकि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी होता है। बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है। तो एक तरीके से कैपिटल भी क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। आउटसाइड कोई लायबिलिटी है नहीं, 0 इज इक्वल टू, यहां पर देखो। तो सबसे पहला आपका है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस में कैश बढ़ा, कैपिटल बढ़ा। तो आप देखो एसेट साइड में 80,000 है और इज इक्वल टू लायबिलिटी और कैपिटल साइड में भी 80,000। तो 80,000 एसेट साइड में और कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 80,000। तो दोनों बैलेंस कर गया, मैच कर गया आपका, है ना। तो कोई भी आपका यहाँ पर देखोगे अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस होगा, दोनों एसेट साइड और कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा हमेशा बराबर होगा, इक्वल होगा आपका। तो यहाँ पर इधर भी 80,000 और उस साइड भी इज इक्वल टू के उस साइड भी 80,000। तो दोनों साइड आपका इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया दोनों। अब देखिए ये तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 था आपका। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर आप लिख लेना न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। टोटल करते हैं आप, कितना है कैश, अभी टोटल कितना है 80,000, और आउटसाइड लायबिलिटीज बराबर लिखते हैं एकदम। आउटसाइड लायबिलिटी कितना है, 0 है, और कैपिटल कितना है, 80,000 का कैपिटल है। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या कहता है।
ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000 परचेज गुड्स फॉर कैश परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। तो यहां पर गुड्स परचेज किया गया है, कितने का? ₹28,000 का गुड्स जो है वो परचेज किया गया है। अब आपको हमेशा याद रखना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना ही नहीं है। अब गुड्स परचेज किया गया है। गुड्स क्या होता है? जो सामान खरीदा ही जाता है बेचने के लिए। तो आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक क्या किसे कहते हैं? आपका, एक मिनट यहां पर लिख देते हैं, पहले यहां पे हम लिख देते हैं आपका एसेट साइड में स्टॉक। आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो खरीदा गया है बेचने के लिए, वो कहलाता है गुड्स। और जो अभी अनसोल्ड गुड्स है, जिस सामान को अभी फिलहाल बेचा नहीं गया है, उसको हम कहते हैं स्टॉक। और स्टॉक जो है वो करंट एसेट होता है। तो यहां पर देखोगे कि एसेट साइड में, करंट एसेट में आ जाएगा आपका स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज किया क्योंकि आपने गुड्स को परचेज किया। तो यहां पर हम लिख देंगे, देखिए, गुड्स परचेज किया, स्टॉक बढ़ गया। कितने से स्टॉक बढ़ गया? यहां पे हम प्लस करते हैं, 28,000 से जो है वो स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि गुड्स जो है वो परचेज किया गया है। और कैसे परचेज किया गया है गुड्स को? तो कैश में यहां लिखता है परचेज किया गया है। किस में परचेज किया गया है गुड्स को? कैश में परचेज किया गया है। तो स्टॉक बढ़ गया बिजनेस के लिए, और कैश, ये कैश है यहां पर, ये तो घट जाएगा ना। गुड्स बढ़ा, कैश कम हो गया। कितना कम हो गया? ₹28,000 यहां पर कैश जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। कैश जो है यहां पर कम हो जाएगा। घटने के बाद क्या आपका कोई आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या बाहर से आपने लोन लेकर के, या बाहर से आपने किसी से उधार लेकर के पैसा गुड्स खरीदा है? नहीं। तो आउटसाइड लायबिलिटी भी यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर क्या कैपिटल भी इंक्रीज करेगा? कैपिटल भी इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि हमने कैश में खरीदा है। तो कैश घटेगा, स्टॉक बढ़ेगा। बस इतना ही होगा यहाँ पर। चलिए, इज इक्वल टू करते हैं, लायबिलिटी जीरो हो जाएगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल पे भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनर ने 80,000 लगाया है और कैश आया है। इसमें से हमने क्या परचेस किया है? यहाँ पर गुड्स। तो स्टॉक बढ़ गया, कैश कम हो गया। अब हम न्यू इक्वेशन देखते हैं क्या बनता है। न्यू इक्वेशन, ₹28,000 अगर कैश डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर आपका कैश कितना बचा? 80 में से 28 चला गया, तो ₹52,000 कैश आपका यहां पर रह गया। 52,000 कैश हो गया, और स्टॉक कितना हो गया? न्यू इक्वेशन कर रहे हैं, 28,000 का स्टॉक है यहां पे। इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? लायबिलिटीज जीरो, और कैपिटल जो है वो आपका ₹80,000 कैपिटल है। इक्वेशन अभी भी जो है वो इक्वल है। कैसे देखो, 28,000, 28,000 एंड 52,000, ये हो गया आपका 80,000, और इज इक्वल टू इधर भी कितना है? 80,000। तो 80,000 एसेट साइड भी, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में भी आपका कितना है? 80,000। तो आपका मैच कर रहा है इक्वेशन, दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब आप सब कुछ सही कर रहे हो। अब देखो आप, ट्रांजेक्शन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट सॉल्व करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 3 जो है वो है आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने अब इस बार उधार में जो है वो गुड्स को परचेज किया है। 3 कहता है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में परचेस किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको यह बताना होगा कि कितने का है। अगर परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट लिखकर छोड़ दिया तो क्या हम इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि चाहे गुड्स को आपने कैश में खरीदा हो या आपने क्रेडिट में खरीदा हो, उसको मनी के में मेजर किया
जाना चाहिए, यानी जब तक वो मनी में मेजर नहीं होगा तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो यहाँ पे भले ही आपने उधार में खरीदा है, लेकिन कितने का उधार में खरीदा है? 20,000 रुपीज़ का आपने क्रेडिट पर, यहाँ पे उधार पे आपने गुड्स परचेस किया है। अब यहाँ पर क्या होगा इसको देखते हैं। आपने उधार में गुड्स को परचेस किया है, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर मार्केट जाते हो, सामान परचेस करते हो, आप उधार में परचेस करके लाओ या आप कैश में परचेस करके लाओ, स्टॉक तो आपका यानी गुड्स तो आपके पास आ जाएगा। एक बिजनेसमैन खरीदता है सामान, कैश में खरीदे या उधार में खरीदे, गुड्स तो आपके पास आ जाएगा ना। मार्केट से सामान खरीदने गए, राशन का सामान, आपने कैश पेमेंट किया तो भी राशन का सामान आपको मिलेगा। अगर आपने उधार में पेमेंट किया, मतलब उधार में आपने परचेस किया, कैश पेमेंट आपने नहीं किया, तो भी सामान आपको मिलेगा। तो यहां पर उधार में परचेस किया गया है, तो एक बात तो तय है कि चाहे कैश में हो चाहे आपका उधार में हो, स्टॉक तो आपका बढ़ेगा ही। तो स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 रुपीज स्टॉक आपका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। लेकिन कैश क्या कम होगा? कैश यहां पर आपका कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कैश कम? क्योंकि आपने उधार में परचेस किया है। यही बोलता है कि परचेस गुड्स ऑन कैश या परचेस गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अगर 20,000 का कैश में आपने परचेस किया रहता तो कैश यहाँ पे डिक्रीज होता, लेकिन कैश डिक्रीज नहीं होगा। आपने उधार में परचेस किया है, और उधार किससे परचेस किया है? स्टॉक तो बढ़ गया आपका, लेकिन बाहर वाले से आपने इसको परचेस किया है। आपको आउटसाइडर को पैसा चुकाना होगा। कितना चुकाना होगा? 20,000 रुपये आपको आउटसाइडर को चुकाना होगा। तो आउटसाइडर में यहाँ पे हम क्या है, लायबिलिटीज लिखे हुए हैं, यानी आपको किसको पैसा देना होगा? आपको क्रेडिटर्स को, जो आपका क्रेडिटर है उसको आपको कैश पेमेंट करना होगा नियर फ्यूचर में। कितना? 20,000 रुपीज यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो क्रेडिटर कितने से इंक्रीज कर गया? ये आपका बढ़ गया, यहाँ हम लिखते हैं प्लस 20,000 रुपीज। तो क्या कोई कैपिटल पे फर्क पड़ा? नहीं, कैपिटल पे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। सिर्फ क्या हुआ, स्टॉक बढ़ गया और आपका क्रेडिटर जो है 20,000 बढ़ गया। कैश में रहता तो कैश कम होता, लेकिन यहाँ पे कैश में नहीं था। तो ये आपको समझ में आया। कैश आपका जीरो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक बढ़ गया आपका, क्रेडिटर बढ़ गया आपका, और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको हम जीरो रखते हैं। अब देखते हैं न्यू इक्वेशन क्या बनता है। न्यू इक्वेशन, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो कैश एज इट इज आपका 52,000 रुपीज का रह गया है यहाँ पर। प्लस स्टॉक तो इंक्रीज कर गया, पहले था 28,000 जो कि कैश में हमने परचेस किया था, और हम उधार में 20,000 का और परचेस कर लिए, तो स्टॉक जो बढ़ करके हो गया है वो 48,000 रुपीज का स्टॉक हो गया आपके पास। इज इक्वल टू 20,000 जो है वो क्रेडिटर बढ़ गया है, और कैपिटल तो पहले आपका जो था 80,000, वही 80,000 आपका कैपिटल है यहाँ पर। 20,000, 20,000 एंड 80,000 1 लाख रुपीज, 52,000 एंड 48,000 1 लाख रुपीज। इक्वेशन जो है अभी भी मैच कर रहा है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब है कि आप आपका सब कुछ आप सही कर रहे हो, ठीक से कर रहे हो। यहाँ पर हो गया। अब ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है आपका। सॉरी, 3 हो गया है, ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपका कहता है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। तो आपने एक फर्नीचर परचेस किया, बिजनेस ने एक फर्नीचर परचेस किया। यहां लिखते हैं परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000 रुपीज। तो 6,000 में आपने फर्नीचर परचेस किया है। जब गुड्स परचेस करते हो तो स्टॉक बढ़ता है, लेकिन जब आप फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो, जब आप एसेट परचेस करते हो तो आप एसेट का नाम लिखते हो। तो यहाँ पर आप एसेट का नाम लिखोगे, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? यहाँ पे फर्नीचर आपने परचेस किया है, तो फर्नीचर हम यहाँ पे लिखते हैं एसेट साइड में। ठीक है।